आज नहीं तो कल जे एडवांस पूछेगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मेंस का इतना फेवरेट क्यों है, और एडवांस भी पूछा है इस क्वेश्चन को। टिप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को हमेशा लिखते हैं, ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखना सीखते हैं, क्योंकि इसका यूजेस हम लोग अपने पूरे चैप्टर में करेंगे। ये हमेशा कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड मोल के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जे एडवांस भी पूछा है। यूनिट को हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, जिससे जल्दी क्वेश्चन बनता है। मोल पर लीटर टाइम रहेगा तो जीरो ऑर्डर। रिएक्शन में ऑर्डर हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे उनके बराबर होगा, ना कि प्रोडक्ट के। ये A0 KT ये सब क्या है। इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग 3KT होगा, इसे ध्यान रखिएगा, जो कि NCERT से मैंने लिखा है। आप ये एक्सप्रेशन को आप लोग रट जाओ। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 के पावर 1 माइनस n। जरूर क्वेश्चन आता है, जितना 9 आते जाएगा उतने से मल्टीप्लाई होते। वॉल्यूम में क्या था, KT इज इक्वल टू ln ऑफ V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस ऑफ VT। यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन में क्या है, KT इज इक्वल टू ln ऑफ R इनफाइनाइट माइनस R0 अपॉन R इनफाइनाइट माइनस ऑफ RT ऑफ टेम्परेचर अपॉन जो टेम्परेचर दिया रहेगा इज इक्वल टू 2 के पावर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन 10। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इज इक्वल टू AE के पावर माइनस ऑफ A बाय RT। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ क्वेश्चन आता है, उस पर डिपेंड करता है। वेलकम टू जे एनालाइजर। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड थ्योरीज एज वेल एज अप्रोचेस, जिसे जे एडवांस तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इन वीडियो में मैंने सारे के सारे चीज को कवर किया है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन को डायरेक्ट टैकल कीजिए। हर अप्रोच को मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखना सीखते हैं, क्योंकि इसका यूजेस हम लोग अपने पूरे चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है ABCD, जिसके कोफिशिएंट है N1 N2 N3 N4। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए dx/dt और रेट ऑफ ROR 1 अपॉन N1, जो चीज़ कोफिशिएंट में रहेगा उससे डिवाइड इनटू माइनस ऑफ dA/dt। माइनस ऑफ dA/dt मतलब उस टाइम इंटरवल पे कितना बचा है, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको ऊपर में लिखेंगे, एंड टाइम इंटरवल। ऐसे ही B के लिए भी लिखना है, C के लिए भी एंड D के लिए भी। जो चीज़ प्रोडक्ट में रहेंगे उसके साथ साथ प्लस लगेगा, जो चीज़ रिएक्टेंट में रहेंगे उसके साथ माइनस लगेगा, क्योंकि वो घट रहा है तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन था पहले, एक और लगा के हम लोग डेटा पॉजिटिव करते हैं। ये जो अंडरलाइन चीज़ें हैं वो हमेशा कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड मोल के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जे एडवांस भी पूछा है, उसने मास के टर्म में वैल्यू दे दिया था और मोलर मास दिया था। मास का वैल्यू पुट करके आंसर निकाले, जो कि गलत था। हम लोग यहाँ पे हमेशा कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड मोल के टर्म में ही लिख सकते हैं। माइनस ऑफ dA/dt को रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A बोल लीजिए। जो चीज़ रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड होगा उसको यहाँ पे लिखे A में तो कंजप्शन बोलेंगे या डिसअपियरेंस। जो चीज़ प्रोडक्ट साइड होगा वो बढ़ता है, इसीलिए फॉर्मेशन या अपियरेंस। यहाँ पे C है तो C का नाम दे दिए। PV इज इक्वल टू NRT आप लोग यूज़ कर सकते हो एक्सप्रेशन को इंटरचेंज करने में। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं, तो उनको भी देखते हैं। इंस्टेंटेनियस में हम लोग स्लोप से फाइंड करते हैं, वो आप लोग को पता ही है। एवरेज में हम लोग जो इंटरवल है उसको देखते हैं, जैसे कि कुछ टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1, उसको डिवाइड में लिखेंगे क्योंकि x एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे रेट वाला चीज़ कंसंट्रेशन लिखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, जिसमें नेचर ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट। यदि गैसियस चीज़ है उसका रेट सबसे ज़्यादा होता है दैन लिक्विड दैन सॉलिड। यदि सरफेस एरिया हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखते हैं, जैसे कि यदि कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो उसके तरफ शिफ्ट होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यदि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो बैकवर्ड हो जाएगा, डैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन कमेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये नोट है आपके लिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को K इंटू कंसनट्रेशन हो, प्रेशर एंड मोल के पावर ऑर्डर लिखा जाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे K इंटू A के पावर 0। यहाँ पे A क्या है, K क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। K इज़ रेट कांस्टेंट एंड A इज़ कंसंट्रेशन मैंने लिखा है, फिर प्रेशर लिख दिया है, फिर मोल लिख दिया है। उसके ऊपर जो रहेगा वो ऑर्डर होगा, जैसे कि यहाँ 0 ऑर्डर लिख दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे चलता जाएगा। K जो है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, जो कि है टेम्परेचर, नो अदर फैक्टर। K के यूनिट को हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, जिससे जल्दी क्वेश्चन बनता है। मोल पर लीटर टाइम रहेगा तो 0 ऑर्डर। यदि K का यूनिट 1 अपॉन टाइम है तो ऑर्डर 1। K का यूनिट लीटर पर मोल टाइम है तो ऑर्डर 2 होता है। इसे नोट करके याद कर लीजिए, जिससे जल्दी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके जनरल फॉर्म मैं आगे जस्ट बताने ही वाला हूँ। ऑर्डर को पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी में एक डिफरेंस है। मॉलिक्यूलैरिटी में इंटीजर आएंगे। क्वेश्चन में कह दिया nth ऑर्डर फाइंड करो, कितने ऑर्डर का है, कुछ रेट कांस्टेंट के बारे में रिलेशन दे देगा। उसके लिए जनरल है ROR इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन के पावर n इज ऑर्डर, हेयर n इज ऑर्डर, एंड उससे मैथमेटिक्स
बस लगाएंगे, इंटरचेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। यदि n को 1 दे दे, ऑर्डर को यदि 1 दे दे तो 1 - 1 0, तो 1 अपॉन टाइम रेट कांस्टेंट का आ जाएगा। जस्ट हम पीछे अभी देखें। अब देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को। एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन से भी जाना जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे उनके बराबर होगा, ना कि प्रोडक्ट के। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, नहीं पता मेंस का इतना फेवरेट क्यों है, और एडवांस भी पूछा है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, वो भी इजी तरीके से। बहुत हमें एलिमेंट्री रिएक्शन में यदि मल्टी स्टेप है उसे पहले देखना, मल्टी स्टेप है हाँ, स्लो स्टेप है कौन सा उसको देखना। ये दो बात बस दिमाग में रखिएगा। एक एक्सप्रेशन दिया है NOBR2 वाला, जिसमें दो डेटा दिया है, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन फास्ट बोल दिया, सेकेंड रिएक्शन स्लो बोल दिया। हमें मल्टी स्टेप है देखा, दो स्टेप है, चलो स्लो स्टेप कौन सा है उसको पकड़िए। स्लो स्टेप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को हमेशा लिखते हैं, जिसमें रिएक्टेंट बस आता है, ना कि प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन के लिए गए K इंटू कंसनट्रेशन के पावर ऑर्डर, मैंने जस्ट बताया है। K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो NOBR2 है, उसके कोफिशिएंट को देखें 1 है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। NO फिर लिखे, उसके ऑर्डर 1 है। फिर K इक्विलिब्रियम कैसे लिखे, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में K इक्विलिब्रियम को लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NOBR2 अपॉन NOBR2। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कोई भी इंटरमीडिएट आएगा हमें उसे रिप्लेसमेंट लगाना है और भी अलग डेटा दिया रहेगा उससे। तो NOBR2 इंटरमीडिएट है, क्योंकि यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है, और हमें रिएक्शन में ये NOBR2 एंड NOBR चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि रेट के इक्विलिब्रियम को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, NOBR का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो K इंटू के इक्विलिब्रियम आ गया। ये एक कांस्टेंट है, उसे K डैश से डिनोट कर दिया और नया कांस्टेंट बन गया। अब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब आपको जो भी बोलेगा वो फाइंड कर सकते हो आप लोग। देखते हैं आप लोग जीरो ऑर्डर कैसे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। एक एक्सप्रेशन है AB, जिसमें AT, A0, KT ये सब क्या है, तो AT है उस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बचा है या प्रेशर या मोल, A0 है इनिशियल वैल्यू, K है रेट कांस्टेंट एंड T है टाइम। T 50% याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर में A0/2 क्या होता है, इजीली क्वेश्चन बनता है। नहीं तो आप यहाँ पे AT है हो गया 50%, तो A0/2, इसको A0/2 से करेंगे तो यहाँ पे A0/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन T हाफ इज इक्वल टू A0/2 के आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ ग्राफ है जो चीज़ आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो विदाउट रटे। आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है नहीं, कैसे करेगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर जीरो है, समथिंग के पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया नहीं, ये K पे डिपेंड कर रहा है, और K हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, ना ही टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। ये क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बोल लीजिए, प्रेशर बोल लीजिए, मोल बोल लीजिए, उस टाइम पे है। Y इज इक्वल टू mx प्लस C। तो घटते जा रहा है रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट उसी रेट से बढ़ते जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप लोग यहाँ पे मैंने हिंट दिया है, उससे एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। याद रहे यहाँ पे K के एक्सप्रेशन में जो कि एडवांस पूछता है, इसे यदि हमारे रिएक्शन में है 3 इंटू A इंटू B है मान लीजिए, तो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A लिख देते हैं ना, A के पावर 0, लेकिन A नहीं लिखना है, K को मल्टीप्लाई करना है 3 से भी, जो चीज़ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट पे रहेगा। जैसे कि एक यहाँ पे AT इज इक्वल टू A0 माइनस ऑफ KT कब होता है, K का क्या आगे 1 तभी होगा यदि A से B है, यहाँ पे A के आगे 1 है इसीलिए आ गया। यदि इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग यही वाला जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT होगा। इसे ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज़ गलती होता है। रेट कांस्टेंट में K के आगे कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है यदि रिएक्टेंट के साथ कोई और 1 के अलावा वैल्यू हो तो। अब कुछ नोट है जो कि NCERT से मैंने लिखा है, आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, मेंस का भी पूछ सकता है। जीरो ऑर्डर कौन कौन सा एग्जांपल है जीरो ऑर्डर के, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन हो गया, या डिसोल्यूशन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस एट अ हाई प्रेशर मेटल सरफेस पे, या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये आपको याद एज इट इज़ रखना होगा, क्योंकि NCERT का डेटा है और एग्जाम्पल है, कभी पूछ सकता है। अब कुछ बातें से हम लोग ध्यान रख सकते हैं जिससे ये जीरो ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इक्वल परसेंट ऑफ रिएक्शन जो हो हर एक सेम टाइम पे ख़त्म हो, जैसे कि A0 से 0.9 A0 आ गया, इसमें फिर डिफरेंस आ गया 0.8 A0। इक्वल परसेंट
डिक्रीज़ होते जा रहा है और टाइम सेम लगे, तो ये एक ज़ीरो ऑर्डर का एग्जांपल है और समझ सकते हैं ये ज़ीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन दे रहा है। सेकेंड पॉइंट है, यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इच इक्वल इंटरवल आर इन ए पी, मीन्स ना जैसे कि टी टाइम पे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हो गया, 2t टाइम पे के को मल्टीप्लाई कर दिया 2t से, इसका डिफरेंस आ गया माइनस ऑफ के टी। थर्ड पे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू 3t के टी आ गया, तो माइनस ऑफ के टी, मतलब डिफरेंस माइनस ऑफ के टी माइनस के टी आते जा रहा है, वो एक ए पी में है, इसीलिए एक ज़ीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन देगा। थर्ड पॉइंट है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट बाई टू के। यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ गया पूछो ही मत यार। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस एन और एन इज ऑर्डर, इस पे बार बार हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है टी हाफ पे और ये वाले डेटा पे। इसको हम लोग आगे देखते हैं, जस्ट अभी के लिए ये याद रखिए, ये एक्सप्रेशन को आप लोग रट जाओ एकदम आंख मुन के। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट के पावर 1 माइनस एन, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट के पावर 1 माइनस एन, एन इज ऑर्डर, जरूर क्वेश्चन आता है। एक चीज़ याद रखिएगा, यदि हमारे क्वेश्चन में पहले से रेट का एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो हम लोग अपने तरफ से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, जो दिया रहेगा चाहे वो गलत एक्सप्रेशन क्यों ना हो वही यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप लोग को जीरो ऑर्डर समझ आ गया होगा, तो अब हम लोग स्विच कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ए से बी जा रहा है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी डी वी बाई डी टी एंड के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, उसके पावर में 1 आ गया क्योंकि ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसका लिए हमें याद रखना होगा एक्सप्रेशन एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी होता है, ये डायरेक्ट याद रखिए, क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। एल एन टू का वैल्यू 0.69, एल एन का वैल्यू तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके एक्सेसिबिलिटी के लिए। टी हाफ का वैल्यू रटना होगा आपको एल एन टू बाई के, जैसे कि जीरो ऑर्डर में टी हाफ इज ए नॉट बाई टू के, एक्सप्रेशन होता था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी। फर्स्ट में एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी एंड उसका टी हाफ होता है एल एन टू बाई के। अब ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें कभी भी नेवर भी 100%, ये जे एडवांस 2025 में जस्ट अभी आया है, आप लोग देखिएगा। एंड अब इसके ट्रिक है फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यदि ए नॉट से ए नॉट बाई 2 गए, ए नॉट बाई 4 गए, ए नॉट बाई 8 गए, हमेशा देखिए 2 से डिवाइड होते जा रहा है और टी हाफ टी हाफ टी हाफ टी हाफ सब में लगेगा, तो इसमें 50% का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 12.5%, तो आपको बोलेगा यदि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा, तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो ए नॉट बाई 4 बचेगा। ए नॉट का वैल्यू इनिशियल जितना होगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, समझ गया बात। अब टी 90% इज इक्वल टू 10/3 टी हाफ, ये मैं बोलूँगा डायरेक्ट मत रटिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मेंस अभी अप्रॉक्स शायद 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, इसी पे बेस्ड सब लोग ये टी हाफ इज इक्वल टू 10/3 टी हाफ लगा दे टी 90% का। यदि ये ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहे, यदि आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन में मांगे तो आप लोग एक्सप्रेशन का यूज़ कीजिए, यदि ऐसे ऑप्शन रहे तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा यदि डेसिमल या न्यूमेरिकल वाला रहे तो आप लोग प्लीज़ इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करके कीजिए, नहीं तो आप लोग एरर में जाइएगा। टी 90% के लिए डेटा है 10/3 टी हाफ, टी 99% तो डबल 9 है, तो 2 टाइम्स ऑफ जो एक्सप्रेशन 10/3 टी हाफ की है, जितना 9 आते जाएगा उतने से मल्टीप्लाई होते जाएगा, 3 आया तो 3 से। अब ना ये डेटा याद रखिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 के पावर n, आप लोग ये रेडियो एक्टिव में हमेशा यूज़ करोगे, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो रेडियो एक्टिव से पूरी सिम मैच करता है, डिट्टो है, ठीक है। अब मैंने बोला था टी हाफ का एक्सप्रेशन आप लोग को याद करना है ए नॉट 1 माइनस एन, एन इज ऑर्डर। अब एक और चीज़ है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2n, ये भी आप डेटा याद कर लीजिए, या सिंपल है ना, 80 उस टाइम पे क्या रहेगा, और इनिशियल अपॉन 2 के पावर n, n इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज़ जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे कि प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2a 3b प्लस, तो पी नॉट पहले इनिशियल था, कुछ टाइम पे पी नॉट माइनस 2x हो जाएगा। आप लोग ये एक्सप्रेशन को लिखना केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखे होगे, जो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है जितना घटते जा रहा है, 3x 4x। टी इनफाइनाइट पे रिएक्टेंट मान लो पूरे खत्म हो गया, प्रोडक्ट क्या बचेगा 3 अपन कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, ऐसे आ जाएगा। अब मैंने अभी जस्ट बताया यदि रिएक्टेंट के कोफिशिएंट में कुछ रहेगा तो उसे के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज 1 रहेगा। तो के टी इज इक्वल टू एल एन, ए नॉट बाई 80 था, वैसे ही पी नॉट बाई पी टी। पी टी क्या होगा, ये रिएक्टेंट का उस टाइम इंटरवल पे कितना बचा है प्रेशर, कितना है प्रेशर वो लिखते हैं।
ध्यान रहे क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है जो प्रेशर ऑफ कंटेनर आपको दिया रहेगा या प्रेशर ऑफ सी दिया होगा या प्रेशर ऑफ ईच एलिमेंट दिया होगा, ईच डेटास दिया होगा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब जैसे कि जीरो ऑर्डर में हम लोग कुछ एग्जांपल याद किए थे, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में कुछ एग्जांपल है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 इंपॉर्टेंट है। N2O5 NO2 प्लस O2 आप लोग ये पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, इसलिए अभी पढ़ लो। NH4 NO2 सॉलिड यदि रहता है, N2NH2 लिक्विड दे देता है, C6H5 N2Cl तो C6H5Cl प्लस ऑफ N2। वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, जैसे कि प्रेशर रिलेटेड किए वैसे ही सिंपल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा। यहाँ पे एक्सप्रेशन वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन यदि KT इज इक्वल टू ln ऑफ V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस ऑफ VT, वहाँ पे क्या था P0 अपॉन PT था, यहाँ पे वॉल्यूम एट इनफाइनाइट पे क्या होगा गैस का, एंड वॉल्यूम एट इनफाइनाइट माइनस ऑफ VT होगा। ये रट लीजिए क्योंकि ये रहता है एक्सप्रेशन ऐसा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप लोग को रटना होगा ये। एंड ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव बोलते हैं, लेवो को नेगेटिव बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा CL, ये एक फार्मूला है जिसमें थीटा जो होता है एंगल ऑफ रोटेशन है, अल्फा जो है वह स्पेसिफिक रोटेशन है या स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, C इज कंसंट्रेशन एंड L इज लेंथ ऑफ द ट्यूब। आप लोग ये ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ोगे ये फॉर्मूले को, तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बस फॉर्मूले ध्यान में रख लो, लिख लो कहीं पे। एंड अब बात करते हैं ये ऑप्टिकल रोटेशन में एक फार्मूला आता है सेम एक्सप्रेशन ऑफ के लिए, फर्स्ट ऑर्डर में ही सब आते हैं। KT इज इक्वल टू ln, K में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ, ln ऑफ इनफाइनाइट माइनस ऑफ उस जीरो टाइम पे, इनफाइनाइट माइनस ऑफ उस टाइम पे। एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से, प्रेशर में क्या था KT इज इक्वल टू ln ऑफ P0 अपॉन PT। अब वॉल्यूम में क्या था KT इज इक्वल टू ln ऑफ V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस ऑफ VT। यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन में क्या है KT इज इक्वल टू ln ऑफ R इनफाइनाइट माइनस R0 अपॉन R इनफाइनाइट माइनस ऑफ RT। जल्दी से एक बार स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी देख लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सेम फर्स्ट ऑर्डर की तरह होता है। इसके लिए एक बस फॉर्मूला KT इज इक्वल टू ln V इनफाइनाइट माइनस V0 अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हो। बस अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक ग्राफ है जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए था, तो 80 डैट इज उस टाइम इंटरवल पे कितना रिएक्टेंट बचा है, ठीक है। ए से ए को हम लोग रिएक्टेंट से डिनोट कर रहे हैं और बी को प्रोडक्ट से। तो सेकेंड ऑर्डर कैसे होता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये भी एक एक्सप्रेशन 1 अपॉन AT इज इक्वल टू 1 अपॉन A0 प्लस ऑफ KT, T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन KA0। यहाँ पे डेटा सिंपल है, T हाफ इज इक्वल टू यदि 1 अपॉन A0 रहेगा और स्लोप यदि 1/k आएगा तो यहाँ से एक्सप्रेशन लिख देंगे, और यदि स्लोप 1/k नहीं रहेगा आपका ग्राफ ये आ जाएगा। अब एडवांस के कुछ टॉपिक को हम लोग देखते हैं, पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन। मेंस में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं है, बस एक कुछ फॉर्मूले हैं जिससे आप लोग जल्दी बना सकते हो। यदि आप लोग इक्वेशन में ना फंसो, प्लीज़ इक्वेशन मत फंसिएगा, फॉर्मूले याद कीजिए। केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है जो कि बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है, उसके K1 एंड K2 आ रहा है रेट कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ dA/dt यदि लिखेंगे पूरे ए के लिए तो K1 प्लस ऑफ K2 इंटू ए, ln A0/AT इज इक्वल टू KT। यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर की तरह सॉल्व करेंगे। T हाफ इज ln 2/K इफेक्टिव, K इफेक्टिव दैट इज K1 प्लस ऑफ K2। BT कितना होगा 1 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2 एंड उससे मल्टीप्लाई होगा K1 इंटू A0 माइनस AT। CT के लिए K2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2 A0 माइनस ऑफ AT डैट। आप दोनों को यदि डिवाइड कर देंगे तो सिंपल है, वो आपको पता रहेगा, मैथमेटिक्स से आप सॉल्व कर सकते हो जो चीज़ डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में और पूछा जाएगा। परसेंटेज ऑफ BT के लिए K1 अपॉन ऑफ K1 प्लस ऑफ K2 इंटू 100, CT के लिए K2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2 इंटू 100। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको 2A यदि K1 K2 है 3B 4C है तो AT इज इक्वल टू A0 E के पावर ऑफ माइनस ऑफ K1 प्लस ऑफ K2 T हो जाएगा, क्योंकि K इक्विवेलेंट लिखते हैं यहाँ पे। एंड जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें हैं ln हटाते हैं तो E जो है वो इस यहाँ पे चला जाएगा। फिर BT का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो B के सामने जो रहेगा 3 है तो 3K1 एंड K इक्विवेलेंट के सामने 2 है तो 2 डाल देंगे। CT में K2 के साथ C वाला आ रहा है तो C के कोफिशिएंट 4 इंटू K इक्विवेलेंट बेस में नीचे में तो A के इक्विवेलेंट कोफिशिएंट दिखेंगे 2। जैसे कि सेम फार्मूले लगाए हैं, पुट किए हैं। मैंने K का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था, K में क्या मल्टीप्लाई होता है, कब मल्टीप्लाई होता है। अब देखते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा उसको कैसे करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लोग को ये एक्सप्रेशन बस देखना है और डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने एग्जाम में। बस ये याद रखिए
डायरेक्ट माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी को एक्सप्रेशन में लिखते हैं माइनस ऑफ के माइनस के टू बी, मतलब रिएक्टेंट जो होता है जाना माइनस आना होता है, प्रोडक्ट के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आना माइनस जाना, ln ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन प्लस ऑफ के टू टाइम्स टी हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में हो चाहे पैरेलल रिएक्शन में हो। आगे हम लोग देखते हैं सीरीज रिएक्शन को कैसे करते हैं। सीरीज रिएक्शन में ए से बी से सी के वन के टू आ गया तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन लिखेंगे एंड कंसंट्रेशन लिखेंगे जो कि रिएक्टेंट में रहेगा के वन। बी टी के लिए बी टी इज इक्वल टू के डैट इज अभी जस्ट बताया है आना माइनस जाना, डैट इज के वन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस ऑफ के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दिए। ए टी हमको पता चल गया ए नॉट टी के पावर ऑफ माइनस ऑफ के वन इंटू टी, एंड बी टी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि इसको आज नहीं तो कल जे एडवांस पूछेगा, और वहाँ पर यदि आप फार्मूला नहीं याद रखिएगा एक्सप्रेशन से डिराइव नहीं कर पाएगा एग्जाम में। ये सियोरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। यदि आप लोग कर भी लें तो फिर अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट तो आपको लगेंगे ही, इसलिए बेस्ट है एक्सप्रेशन याद रखिए। बी टी के लिए यदि बोलेगा तो के वन अपॉन के टू माइनस के वन ए नॉट ई के पावर माइनस ऑफ के वन टी ई माइनस ई के पावर माइनस ऑफ के टू टी टी में ये ग्राफ है जो कि दिमाग में अपने छपने दीजिए। बी टी इज इक्वल टू ऐसे एक्सप्रेशन जाएगा एंड बी टाइम मैक्सिमम में वन अपॉन के टू माइनस के वन ln ऑफ के टू अपॉन के वन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड ए नॉट टोटल कितना होगा, इनिशियल कितना जितना था वो फाइनल के समेशन के बराबर होगा, बात खत्म। एंड दैट ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नीचे वाला तो एकदम इम्पॉर्टेंट ही है। सी टी जो है डैट इज कंसंट्रेशन जो लास्ट स्टेप वाला है सीरीज रिएक्शन का वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, हमेशा बढ़ेगा क्योंकि सबसे लास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड है। एंड देखिए यहाँ पे पहले हम लोग ए टी का देखते हैं ग्राफ, ए टी जो होगा वो सबसे फर्स्ट स्टेप है ए से बी से सी, तो ए हमेशा घट रहा है एंड देन बी जो है वो बढ़ेगा फिर घटेगा। जब ए से बी का रिएक्शन हो रहा है तो बी बढ़ रहा है, देन बी से सी तक का रिएक्शन हो रहा है तो बी घटेगा सी बढ़ेगा एंड सी ऑलवेज भी इंक्रीजिंग। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है वो सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा इंटीजर होता है। यूनिमोलर को मॉलिक्यूलैरिटी 1, बाई को 2, ट्राई को 3 कहते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट जो कि है हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शन आर रेयर ड्यू टू वेरी लेस चांसेस ऑफ कोलिजन एंड साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होगा जिसके कारण रिएक्शन भी नहीं होता है। एंड मॉलिक्यूलैरिटी डू नॉट डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। डेफिनेशन है इसके, सेकेंड डेफिनेशन जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कोलिजन को लेके, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव अदर प्रोडक्ट। मॉलिक्यूलैरिटी जो होगा वो यदि ग्रेटर देन 3 होगा तो रेयर होगा क्योंकि कोलिजन बहुत कम होता है, वहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। अब आता है टाइम डिपेंडेंस ऑफ द रेट। टाइम डिपेंडेंस रेट में एक फॉर्मूला है जिससे शायद अभी तक पूछा नहीं गया है बट आगे पूछा जा सकता है। ये जो टाइम डिपेंडेंस रेट है इसको समझते हैं, ये जो रेशियो है टू डिफरेंट टेम्परेचर जिसका डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में हो, मतलब डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, दैट इज टी सी। कोफिशिएंट 2 से 3 तक होगा, यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो 2 डालेंगे। इसके फॉर्मूला होते हैं आर टी प्लस ऑफ डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, मतलब वो एक टेम्परेचर प्लस ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन जो टेम्परेचर दिया रहेगा इज इक्वल टू 2 के पावर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन 10। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, इसमें और कोई लॉजिक नहीं तो बता देता मैं। एक बात मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि ये शायद मिस आउट हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट ऑन टेम्परेचर चेंजेस करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ए से बी से पी की तरफ कोई भी एक रिएक्शन गया है जिसमें रेट को नंबर ऑफ कोलिजन अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं, उसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बस पढ़ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे होता है, दो ही क्रॉस चेक हम लोग का पॉइंट है, एक तो एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर मतलब उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है जो कि वो बैरियर को क्रॉस कर गया, और उसका ओरिएंटेशन कैसा है, किस, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यदि 2 एक्स एक्सिस वाला तो कोलिजन हो जाएगा, हेड ऑन कोलिजन। वैसा ही कुछ होगा, किसी में बॉन्ड बनता है किसी में नहीं बनता है। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी एनर्जी बैरियर में एंडोथर्मिक को आपको पता ही होगा, डेल्टा एच जो होता है उसका पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच कैसे होता है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ट्रांजिशन स्टेट, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट को एनर्जी दिए जब तक वो ट्रांजिशन स्टेट को पार नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट है वो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब इसके बाद रिएक्शन होगा ही, जो चीज़ इसके बियॉन्ड चला गया जो स्टेप वो होगा ही, प्रोडक्ट बनेगा ही। अब ना रिएक्टेंट का यदि एनर्जी कम है प्रोडक्ट से तो
स्टेबल होगा, और यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे आप प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा एच लेस देन 0 एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी वो बस मिसमैच हो गया, मैं फोकस कर गया था यहाँ पे पढ़ाने में, कैमरे पे ध्यान नहीं था। तो जस्ट एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। रिएक्टेंट का एनर्जी एंड प्रोडक्ट का एनर्जी में जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो यदि कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच लेस देन 0 जा रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है और माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, तो डेल्टा एच नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक। ओके, समझ गया। अब एक ग्राफ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि ट्रांजिशन स्टेट को पार कर जाएंगे वो लोग रिएक्शन में पार्ट करेंगे, उसी को मैंने यहाँ दिखाया है। विल नॉट गो टू रिएक्शन, जो कि ट्रांजिशन स्टेट से पहले वो लोग रिएक्शन में पार्ट ही नहीं कर पाएंगे। जो लोग ये ट्रांजिशन स्टेट को पार कर गए वो सारे रिएक्शन में पार्ट करेंगे ही, आगे जाएंगे ही। अब दूसरा बैरियर आता है ओरिएंटेशन बैरियर, जिसको एस्टेरिक फैक्टर बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी से डिनोट करते हैं। इसके लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू एस्टेरिक फैक्टर इंटू ये एस्टेरिक फैक्टर, ये एनर्जी बैरियर है। ठीक है, बस देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक्सप्रेशन है। जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ऑफ ए बाय आर टी। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा। ये इतने पार्ट को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ये ए जो है अर्हेनियस कांस्टेंट है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, इसी को ओरिएंटेशन बैरियर भी बोलते हैं। यदि देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, ई के पावर माइनस ऑफ ये आर बाय आर टी घटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, 1 अपॉन चला जाएगा तो घटेगा। जैसे ही ये वैल्यू घटेगा तो के का वैल्यू घटेगा, के घटेगा रेट घटेगा, क्योंकि आर ओ आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ऑर्डर होता है। ऑर्डर आप 0 कर दो तो 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा तो के एंड कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, मतलब के पे डिपेंड करेगा ही रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नाउ टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो ई के पावर ऑफ माइनस ऑफ ये आर टी भी बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, ओवरऑल वैल्यू बढ़ा, के बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ गए तो स्किप मत कीजिए कोई भी चीज़ को। नाउ अब हम लोग अपने एंड तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे ये ऑर्गेनिक का चीज़ है जो कि सर बताएंगे भी आप लोग को, या मैं जब पढ़ाऊंगा आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उतने स्टेप में रिएक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उससे एक कम इंटरमीडिएट होते हैं, ये याद रखिएगा। ऑर्गेनिक का है आप लोग। एंड नाउ एल एन के अभी जस्ट पढ़े हैं, के इज इक्वल टू ए ई के पावर ऑफ माइनस ऑफ ए बाय आर टी। यदि दो रेट कांस्टेंट रहे उसको मिक्स करके ऐसे बना दिया गया, दो टेम्परेचर को मिक्स कर दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ क्वेश्चन आता है, उस पर डिपेंड करता है ग्राफ भी। जैसे कि एल एन ऑफ के 1 अपॉन के टी, दैट इज के ई माइनस ऑफ ए बाय आर टी, तो 1 अपॉन टी होगा, एल एन के होगा, तो स्लोप जो होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप जो होगा माइनस ऑफ ए बाय आर, यदि लॉग के रहा तो स्लोप जो होगा माइनस ऑफ ए बाय 2.303 आर। माइनस मत भूलिएगा, माइनस पे भी सवाल पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो जो हमारे रेट को बढ़ा देता है, दूसरा जो हमारे रेट को घटा देता है। जो हमारे रेट को घटाता है उसे पॉइजन बोलते हैं, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट डू नॉट इंक्रीजेज नंबर ऑफ कोलिजन। कुछ पॉइंट है जो कि मैंने पूरे PYQ एंड NCERT का लिखा हुआ है, जैसे कि कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिक्यूल, एक्टिवेशन थ्योरी एंड अर्हेनियस इक्वेशन आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ही बोलते हैं और वो रिएक्टेंट की एनर्जी के बराबर होता है। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इफ़ के इज इक्वल टू ए, मतलब ये सारा टर्म जीरो होगा, मीन्स ए मेजर रेट ऑफ कोलिजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। इसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरे केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी थ्योरी, कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ थे सबको मैंने डिलीवर कर दिया है। At last I would like to suggest something to you. Chemical kinetics pure formula based है, जिसके फॉर्मूले कमांड में रहेंगे वो चैप्टर में बहुत अच्छा कर पाएगा। यहाँ पे मेंस तो छोड़ो, एडवांस ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए और क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने से आपके कैलकुलेशन एरर घटेंगे और अप्रोचेस बढ़ेंगे और जल्दी आप लोग